Games are won by the people who focus on their playing fields, not by the people who keep their eyes glued to the scorecard. इसका मतलब है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपना जो कोर एरिया या जो उनका टारगेट होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। उनके ऊपर नहीं होता है कि जो चीज़ें देखते रहते हैं कि क्या होगा, क्या कैसे नहीं होगा, कब होगा। जो लोग अपने जो गोल होता है उसके ऊपर काम करना शुरू होते हैं वही आगे आके जीतते हैं। ये एक फेमस कोट है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम मिस्टर वॉरेन बफेट जी का कोट है। तो जैसे कि मैं साहिल गुप्ता हर वीडियो के स्टार्ट में कोई कोट देता हूँ जो कि रिलेट करता है इस वीडियो से। आज का जो अपने टॉपिक चुना है वो है ईपीएफ, जिसको हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। अगेन जैसे हमने पीछे पीपीएफ की वीडियोस की या एनपीएस की वीडियोस की, ये भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो लेस रिस्की है, सेफ है एंड एक बहुत पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। आपको एक फिगर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अराउंड 16 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ इन्वेस्ट हैं। ये डाटा है मार्च 2021 का। सो जब इतना बड़ा आपका पैसा होता है और ये जो पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है, आपके रिटायरमेंट के टाइम आपको कुछ मिलता है, कुछ आपको पेंशन मिलती है, जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक ईपीएफओ करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1952 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है एम्प्लॉय को कि आप सेव करो रिटायरमेंट के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये वीडियो जो है इसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ईपीएफ क्या है, कितना कैसे कटता है, इसकी कैलकुलेशन कैसी है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा इसका। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए है कि जब भी आप कोई सीटीसी देखते हैं, सपोज आपका सीटीसी 24 लाख्स है जो कि 2 लाख रुपीज़ मंथली आपको आना चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ योर सैलरी क्रेडिट आपका जो सैलरी क्रेडिट होती है वो 1.5 लाख होती है। अगर 50,000 रुपीज़ डेबिट हो जाता है तो इसमें से एक मेजर चंक आपका ईपीएफ में जाता है जिसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। जब भी आपको एक बड़ा अट्रैक्टिव सीटीसी मिले उसके कंपोनेंट आप ज़रूर देख लेना कि कितना कितना कंपोनेंट है। और ये जो ईपीएफ है ये कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो 1800 स्टेट काटते हैं और जो कुछ एम्प्लॉय हैं वो 12% काटते हैं। अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें मैंडेटरी है कि आपका ईपीएफ कटेगा ही कटेगा। एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम लोग काम करते हैं फिर भी उसमें कटता है, क्योंकि वो कुछ रूल्स हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे बाद में किसी और वीडियो में। एंड अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है उसका पीएफ काटना भी मैंडेटरी है। बट अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उस केस में वो काटेगा या नहीं काटेगा वो एम्प्लॉय भी डिसाइड कर सकता है या जो कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं मिलके। जहाँ पे मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, इस सैलरी में बेसिक प्लस डीए जो कि डियरनेस अलाउंस है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कहीं भी जो मैं बात करूँगा इस पूरे वीडियो में तो सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए। इस ईपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है और करंटली इसका जो इंटरेस्ट रेट है 8.1% है। एंड ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। ट्रिपल ई जैसे पहले भी बताया एग्जम्प्ट, मतलब जो भी आप पैसा डालोगे, वो जो एम्प्लॉयर पैसा डालता है तो वो जितना भी पैसा डालेगा तो वो एग्जम्प्ट रहता है। इवन एम्प्लॉय जो पैसा डालते हैं उसमें भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलती है, बट वो लिमिट रहती है 1.5 लाख तक जो 80C सेक्शन के अंडर में आता है। उसके बाद जो आपका जो भी इंटरेस्ट एक्रूड होता है इस पैसे के ऊपर वो भी आपका पूरा टैक्स फ्री रहता है। एंड इवन जब आप पैसा निकालते हो, विड्रॉल जब करते हो, तो उस टाइम भी जो भी आपका पैसा निकलता है वो भी एग्जम्प्ट रहता है, मतलब उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, बट वो पॉइंट है कि आपने जो भी पैसा है एटलीस्ट 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए। 5 ईयर्स तक जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मतलब मोर देन 5 ईयर तक आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ ना चाहिए। अगर लेस देन 5 ईयर पे आप निकालते हो पैसा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो जो पैसा निकलेगा वो आपका टैक्स इनकम ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका 20% 30% टैक्स स्लैब है तो जितना भी आपका पैसा निकलेगा उसमें 20 या 30% आपका टैक्स कट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत आवश्यकता नहीं है तो आप ये पैसा मत निकालिए, इसको एटलीस्ट 5 ईयर्स तक रहने दीजिए, सो दैट कि जो हमारे जो ट्रिपल ई एग्जाम के जो बेनिफिट्स हैं एटलीस्ट वो तो हमें मिल ही जाएंगे। इसको मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया हुआ है आजकल। एक यूएएन जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, इससे आप एक हर एम्प्लॉय का एक यूएएन नंबर बनता है एंड उस यूएएन नंबर से आपने पीछे कौन सी कंपनी में जॉब किया है, करंटली कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितना आपको डेबिट हो रहा है, कितना आपका पेंशन साइड में जा रहा है, कितना आपका ईडीएलआई में जा रहा है,
वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपने निकाला भी है, इन सम कंडीशंस आप पैसा निकाल सकते हैं, कितना आपने निकाला भी है वो भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लाइक इसको आप एज ए पासबुक की तरह देख सकते हो, जैसे डेबिट क्रेडिट होता है पासबुक में, इसमें भी आपको कितना आपने डिपॉजिट कराया है, कितना विड्रॉल कराया, आपको पूरा A to Z आपको दिख जाएगा। जो अब आप सोच रहे होंगे EDLI पेंशन क्या है, ये मैं इस वीडियो में बताते जाऊँगा आपको स्लोली से, जैसे आगे जाएंगे EDLI क्या है या पेंशन क्या है। जो UAN नंबर है वो एक 12 डिजिट का नंबर होता है, आप EPF का पूरा अकाउंट आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं विड्रॉल की। कभी कुछ इमरजेंसी के केसेस में आप EPF से पैसा निकाल भी सकते हैं, और एटलीस्ट उसके लिए आप कम से कम 5 साल तक आपने पैसा डाल रहा होना चाहिए EPF में। और ये 5 साल 7 साल या 10 साल तक कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हैं। 50% 90% तक भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब कुछ कंडीशन जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें से घर बनाना, घर की रेनोवेशन करवाना, वेडिंग आपकी शादी है, या आपके कुछ परिवार में किसी और डिपेंडेंट की शादी है उसके लिए, या मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जो कि इवन आप अप टू 90% ऑफ जो इतना आपका टोटल कॉर्पस है वो भी निकाल सकते हैं। बट एटलीस्ट 5 साल तक आपने EPF में पैसा डाला होगा तभी आप पैसा निकाल सकते हो। मिनिमम तो 5 ईयर्स तो आप मान के चल लो कि काइंड ऑफ लॉक इन पीरियड ही है। मिनिमम 5 ईयर लॉक इन पीरियड नहीं है, पार्शियल विड्रॉल के लिए ये लॉक इन पीरियड है। बट अगर आपने कोई जॉब चेंज किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ तक आपको कोई जॉब नहीं मिला, तो आपका जितने कॉर्पस है EPF में वो 75% निकाल सकते हो। एंड अगर आप 2 महीने से आपके कोई पास जॉब नहीं है तो आप पूरा का पूरा जितना पैसा था 100% वो भी निकाल सकते हो। बट अगेन रिमेंबर वही कि अगर आपको 5 साल से कम है तो ये जो आप पैसा जितना भी निकलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, और आपको टैक्स एज पर योर करंट टैक्स स्लैब लग सकता है। तो आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह से आपका PF बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं। PF बैलेंस चेक करने के लिए जो एक तरीका है वो है कि आप EPFO पोर्टल में जाइए, वहाँ पे UAN नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, एंड UAN नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप अपना पूरा EPF का डिटेल चेक कर सकते हैं। या सेकेंड आप एक उमंग ऐप है, उमंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इससे भी आपको अपना डिटेल पता चल जाएगा। एंड इवन EPFO की जो वेब पोर्टल है या आपका जो उमंग ऐप है उसमें आप क्लेम डाल भी सकते हैं, और क्लेम को आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं क्या है। या मिस कॉल सर्विस से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं, जिसमें कि जो मिस कॉल नंबर है 01122901406 ये नंबर है, इस पर आप मिस कॉल मारोगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको डिटेल आ जाएगा आपका कितना पैसा है। या SMS सर्विस भी है, अगर आपका UAN नंबर एक्टिव है तो आप SMS सेंड कर सकते हो 7738299899 पे। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप अपना जो PF बैलेंस है करंटली आप चेक कर सकते हो। अब EPF कितना होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। EPF 12% ऑफ योर बेसिक प्लस DA, ये एम्प्लॉय की तरफ से भी जाता है और ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी आता है। तो इसीलिए लोगों को एक मानसिकता भी है कि जो EPF है वो आपका डबल हो जाता है। वो डबल नहीं होता है, बट ये मैंडेटरी रहता है कि एम्प्लॉय अगर जितना करवा रहा है तो एम्प्लॉयर भी उतना डिडक्ट करवाएगा। तो 12% आपकी जेब से जाता है और 12% आपके एम्प्लॉयर की जेब से जाता है, तो 24% आपका टोटल हो जाता है। बट इसमें आपका जो पूरा पार्ट है एम्प्लॉय का 12% आपका EPF अकाउंट में जाता है। बट जो आपका एम्प्लॉयर का पार्ट है उसकी जो कैलकुलेशन वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें अगर जो कंपनी है उसमें 20 से ज़्यादा लोग हैं तो उस केस में जो 3.67% है वो आपका EPF अकाउंट में जाता है। 8.33 जो % है वो EPS में जाता है, और आपका जो 0.5% इन ईच EDLI में और एडमिन चार्जेस में जाता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि EPS और EDLI क्या हो गया। ये EPS है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। EPF के अंदर ही प्रावधान है कि आपका कुछ पार्ट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा, सो दैट कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको मंथली पैसा मिलता रहेगा। बट अभी तक का जो ये इसकी लिमिट है कि आपको कितना पैसा मिलेगा वो है 1000 रुपीज़ से लेकर 15,000 रुपीज़ मंथली मिलेगा। बट उसमें भी एक कैच है कि 10 साल तक आपको EPS का डायरेक्ट हो रहा होगा तभी पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। एंड सेकंड जो है EDLI, ये है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो आपका एक पार्ट है इसमें ऐड होता रहता है जो कि 0.5% है। और EDLI का भी जो एक मैक्सिमम कैप है उसमें है 7 लाख। एटलीस्ट कभी डेथ होती है जो EPF अकाउंट होल्डर होता है, एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स उसको 7 लाख मिलते हैं, और मिनिमम टू मिनिमम उसको 2.5 लाख रुपीज़ मिलते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसकी डेथ होती है। तो ये तो था आपका ये जो एम्प्लॉय का पार्ट है उसके अंदर कैसे डिवाइड किया हुआ है, उसमें कितना % आपको PF में जाएगा, कितना EPS में जाएगा, या कितना आपको EDLI या अदर एडमिन चार्जेस में जाएंगे।
तो ये अब कब आप पैसा निकाल सकते हो, इन नॉर्मल केसेस जब आप 58 ईयर्स के होते हो तो उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो जो आपका पीएफ अकाउंट में है, और बाकी जो आपका ईपीएस अकाउंट में है उस पर आपको पेंशन आती रहती है। एंड अगर अभी आप 57 ईयर्स के हो तब भी आप 90% तक पैसा निकाल सकते हो एट सर्टेन कंडीशंस में। एंड एक और जो लास्ट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट नहीं था, मतलब एक जो था जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो वो था कि आप 2 साल से अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो 100% जितना भी पैसा है इंक्लूडिंग पेंशन भी और इंक्लूडिंग जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो कैलकुलेशन है एम्प्लॉय वाले की, जो मैंने आपको बताया था उसको जो किस तरह से डिवीज़न है वो है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ 20 से कम है एंड अगर वो फिर भी डिडक्ट कर रही है ईपीएस आइदर बाई चॉइस और आइदर बाई की उसको मैंडेटरी है करना, तो उस केस में जो एम्प्लॉय की तरफ से पार्ट है वो 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए है। इसमें से जो 1.67% जो आपका ईपीएफ अकाउंट में जाता है, 8.33% अगेन आपका ईपीएस जो पेंशन स्कीम में जाता है, वो 0.5% ईच इन एडमिन और ईडीएलआई स्कीम्स में जाता है। तो ये तो आपको बता दिया मैंने ब्रीफ की कितना कितना पार्ट है जिससे आपको पेंशन में जाता है या जो आपका इंश्योरेंस स्कीम्स में जाता है। ये जो बाइफर्केशन मैंने आपको बताया था उसमें एक और है इंपॉर्टेंट पार्ट कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जो आपका ईपीएस जो पेंशन स्कीम का पार्ट है वो 8.33% ऑफ 15K से ज़्यादा कभी भी एलिजिबल नहीं है। अभी तक के जो रूल्स हैं 15,000 तक मैक्स वो हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कुछ सिनेरियो बनाए हुए हैं। जो सिनेरियो नंबर 1 है कि अगर 15,000 एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 15,000 से कम है तो उस केस में जो एम्प्लॉय है उसका पीपीएफ का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा, उसमें 12% टोटल जितनी सैलरी है S1 मैं इसमें एज्यूम करता हूँ वो कटेगा, जिसमें ईपीएफ जो है 3.67% ऑफ S1 होगा, ईपीएस अगेन 8.33% ऑफ S1 होगा और ईडीएलआई जो एडमिन चार्जेस हैं वो 0.5% कटेंगे सेम। अब सिनेरियो 2 ले लेते हैं, कोई एम्प्लॉय जिसका जो सैलरी है 15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो ईपीएफ है उसका टोटल 12% कटेगा ऑफ 15K, राइट। 15K ये एक सिनेरियो है। सैलरी 15,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। अब ये जो सिनेरियो है इसमें है कि 15,000 तक आपका 12% ऑफ 15,000 जो कि 1800 आता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई कंपनी फ्लैट 1800 ही काटती हैं, वो इसी से आया कि 12% ऑफ 15,000 कटता है। देन फिर जो ईपीएफ है 3.67% ऑफ 15K कटेगा एंड सिमिलरली जो ईपीएस है 8.33% कटेगा उसका 15K का, एंड ईडीएलआई और जो ईपीएफ है वो तो सेम 0.5% कटेंगे अब 15K के। एंड अब इसमें ही जो बी पार्ट है इसमें है कि जो ईपीएफ जो कटेगा वो सैलरी का 12% कटेगा। अब 50,000 है फिर भी 12% कटेगा, 25,000 है फिर भी 12% कटेगा, 15,000 है फिर भी 12% कटेगा। ये डायरेक्टली लिंक हो जाता है सैलरी से, जो इसका हम सेकेंड जो सब पार्ट ले रहे हैं। इस केस में जो ईपीएफ जो है वो कितना कटेगा, इसमें सबसे पहले हम ईपीएस की बात करते हैं। इसमें ईपीएस जो कटेगा 8.33 ऑफ 15,000। सैलरी जितनी भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेंशन स्कीम में जो कटेगा वो 8.33% ऑफ ईपीएस कटेगा, ये एक मैक्सिमम कैपिंग आप समझ सकते हो। एंड इस केस में क्या होगा, जो आपका ईपीएफ का पार्ट है वो कितना कटेगा, जो 12% ऑफ जो टोटल सैलरी है एक एम्प्लॉय की, उसमें से हम माइनस कर देंगे 8.33% ऑफ 15,000 जो हमारा पेंशन का पार्ट था, तो वो हमारा ईपीएफ का पार्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली इसमें ईपीएफ का पार्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि हमारा पेंशन में जो पार्ट कम जा रहा है। एंड ईडीएलआई और अगेन जो एडमिन चार्जेस हैं वो 0.5% ही कटेंगे। अभी ये पेंशन आपको कैसे मिलती है, पेंशन की कैलकुलेशन कैसी है, जो मंथली पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो है पेंशनेबल सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो ईपीएस डिपॉजिट करवाया है उसको डिवाइड करते हैं 70 के साथ, जिससे मैंने कैलकुलेशन बताई कि पेंशनेबल सैलरी इनटू ईयर्स ऑफ ईपीएस कंट्रीब्यूशन। अभी हम रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारी पेंशनेबल सैलरी 15,000 है जो कि अपर कैप भी है और हमें अराउंड 15 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं। तो जब हम ये दोनों चीज़ें हम डालते हैं तो अराउंड हमारी जो पेंशन बनती है 3,214 रुपीज़ पर मंथ। भी इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोज़ आपने कोई भी जॉब कर रहे हैं, 6 मंथ से अगर आपने कम किया है तो वो आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपका पिछला साल रहेगा, और 6 मंथ से ऊपर कर लिया तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। लाइक अगर आपने 14 ईयर्स और 5 मंथ्स काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा 14 ईयर्स। एंड अगर आपने कभी 14 ईयर्स एंड 7 या उससे ऊपर वाले 8-9 मंथ्स में काम किया तो पेंशन कैलकुलेशन के लिए हम उसको 15 ईयर्स एज्यूम कर लेंगे। तो ये तो था पेंशन कैसे निकालते हैं
और आपको ईपीएफ कैसे एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है या एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ इनके इसके फॉर्म्स हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स है फॉर डिफरेंट फॉर्मेलिटी। नंबर 31, फॉर्म नंबर 31 को हम पीएफ एडवांस फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि लोन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और एडवांस लेना हो तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक आता है फॉर्म नंबर 10D, ये जब हमने मंथली पेंशन लेनी है तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर्म नंबर 10C है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें हमें कभी विड्रॉ करना हो तो फॉर्म नंबर 10C यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म 13I हम प्रीवियस जॉब से जो नेक्स्ट जॉब पे हमने जो जाना है तो हम ईपीएफ ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए ये फॉर्म नंबर 13 यूज़ करते हैं। नंबर 19 जो है ये फाइनल सेटलमेंट ऑफ ईपीएफ अकाउंट की करते हैं। नंबर जो 20 है ये फैमिली मेम्बर यूज़ कर सकते हैं अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर विड्रॉ पीएफ अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म नंबर 20 यूज़ किया जाता है। और एक और है फॉर्म नंबर 51F जो है ये फॉर्म, ये अगर जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है उसको क्लेम करने के लिए फॉर्म नंबर 51F यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मेन फॉर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन केस आपने कुछ पैसा निकालना है या इन केस आपकी डेथ भी हो जाती है तो आपके जो डिपेंडेंट हैं या नॉमिनी हैं उनको पैसा निकालना है, तो ये चीज़ें होती हैं। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि जो आपका ईपीएफ है ये आप जब नेक्स्ट जॉब में जाते हो, जैसे ये फॉर्म नंबर 13 है, ये भर के जो आप नेक्स्ट जॉब में जाते हो तो पुराना जो पीएफ नंबर है वही कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट जॉब, क्योंकि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कंपाउंडिंग ही लगती है। जितना लंबा आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे उतना आपका कॉपस बढ़ता जाएगा। अगर आप निकालते रहोगे 2 साल बाद 3 साल बाद निकाल देंगे तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो जब भी आप नहीं चेंज करते फॉर्म नंबर 13 भरोगे तो आप पुरानी जो जॉब से नेक्स्ट जॉब में जाने के लिए सेम पीएफ नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यूएन नंबर तो एक कॉमन होता ही होता है। ये जो पीएफ जो है, ईपीएफ जो है, ये बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी है। और जो पीपीएफ जो है ये इंडियन वर्कर्स को तो मिलता ही मिलता है, इंडियन वर्कर्स इसमें पार्ट ले सकते हैं और इंटरनेशनल वर्कर्स भी पार्ट ले सकते हैं, बट वही इंटरनेशनल वर्कर्स पार्ट ले सकते हैं जो उन कंट्री में काम कर रहे हैं जिनके साथ इंडिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और अभी इंडिया का 19 कंट्रीज़ के साथ ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसमें से जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स जितने भी ईपीएफ की थी आई थिंक मैंने कवर कर ली हैं। हाँ, कुछ पेंशन के ये ईडीएलआई की कुछ कैलकुलेशंस वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस वीडियो के लिए, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बता सकते हैं या कैसे कैलकुलेशन होती है हम वो भी बता सकते हैं। तो इसमें बस वही है कि जो भी आप कभी नई कंपनी में जा रहे हो तो मतलब जब भी आपको सीटीसी का पार्ट मिलता है तो आप उसको देख लो कि आपको 1800 कट रहा है, क्योंकि अगर आपको 1800 कट रहा है तो यू विल बी एट लॉस। आपका बेसिक सपोज 2 लाख रुपया है, अगर वो 1800 ही काट रहा है, बट इन केस अगर वो ईपीएफ की तरह 12% काटेगा तो उसको 24,000 रुपीज़ देना पड़ेगा एटलीस्ट, राइट। 24,000 रुपीज़ देना, वो दे रहा है 24,000, आपका 40,000 आपका मंथली कॉपस ऐड होते जा रहा है, तो ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बहुत बड़ा कॉपस बन जाएगा। तो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग और मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन ईपीएफ। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे दबा के सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि कोई भी नई वीडियो आए जिससे कि जैसे कि जो हमारा जो मिशन चल रहा है फ्रॉम वीडियो 1 फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना, आप वो वीडियो आराम से देख सको। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ योर होस्ट साहिल गुप्ता फ्रॉम एसजे वेल्थ साइनिंग ऑफ। हैव ए गुड